हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, यानी कि एंटीबॉडीज़ के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में बच्चों आपने देखा कि एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम था, जो कि जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, वो टोटली बेस्ड था एंटीबॉडीज़ पे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देखेंगे, एंटीबॉडी के फंक्शन देखेंगे और उसके टाइप डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम था, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ये जो इम्यून सिस्टम है ये किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ये बेस्ड था। और बी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन है और उसका मैचुरेशन दोनों ही बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो सिक्रेट करती हैं एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसको हम एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो बी लिम्फोसाइट्स है ये क्या सिक्रेट करती हैं? सिक्रेट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं एंटीबॉडी, या फिर आप इसको बोल सकते हो इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो इम्यूनोग्लोबिन है यानी कि एंटीबॉडी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है ये बना होता है मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चैन। 4 पॉलीपेप्टाइड चैन से मिलके ये बना होता है। इन 4 के अंदर 2 जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो लाइट होती है और 2 जो होती है वो डार्क होती है, मतलब हैवी होती है। यानी कि 2 तो कैसी होंगी? लाइट चेन होंगी और 2 ही हैवी चेन होंगी। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें कि यहाँ पे टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की प्रेजेंस होती है, 2 लाइट और 2 हैवी। तो इसीलिए इन शॉर्ट फॉर्म में हम इसको H2L2 के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन का एक और नाम हमारे सामने आता है H2L2 से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो और हम इसको क्या बोल सकते हैं? H2L2। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई होती हैं, इनकी हम स्ट्रक्चर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो these 2 chains are held together by एक स्पेसिफिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से ये जुड़ी हुई होती हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है वो आपस में जो हमारे सामने शेप लेता है वो किस तरह की शेप आएगी? शेप ऑफ वाई। ठीक है, तो मतलब वाई शेप की जो स्ट्रक्चर एंटीबॉडी की हमारे सामने अपीयर होती है, जिसको हम H2 और L2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होगा। तो उसको हम एज अ डायग्रामेटिक देखें तो कुछ इस तरीके का हमारे सामने वाई शेप स्ट्रक्चर अपीयर होती है, जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो जो ब्लू कलर की हमारे सामने चैन दिख रही है, यानी कि ये जो चैन है, ये चैन जो है वो हैवी चैन है। और
यहाँ पे जो ग्रीन कलर की अपीयरेंस में आ रही है, ये जो चेन है वो लाइट चेन है। ठीक है, तो आप देखते हो कि 2 हैवी और 2 लाइट चेन, यानी कि हैवी चेन और 2 ही लाइट चेन की अपीयरेंस हमारे सामने है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे डाइसल्फाइड बहुत सारे ब्रिज बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों चेन आपस में यानी कि दोनों हैवी और लाइट आपस में जो जुड़ी हुई हैं वो किस ब्रिज से जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो ये दोनों लाइट और हैवी चेन होती है, इनके अंदर 2 तरह के रीजन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इतना जो सेगमेंट है दोनों लाइट और हैवी दोनों चेन का जो सेगमेंट है वो रीजन क्या कहलाते हैं, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, और ये वाला जो रीजन होगा वो होगा वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, और नीचे का जो रीजन होता है वो होता है कांस्टेंट रीजन लाइट चेन का भी और हैवी चेन का भी। ठीक है, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी आती है यहाँ पे कि जो ये इतना सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट को हम बोलते हैं FAB रीजन, और नीचे का जो सेगमेंट होता है इसको बोला जाता है FC रीजन। इसका मतलब क्या होता है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि एक इसके ऊपर एंटीजन बाइंडिंग साइट की प्रेजेंस होती है, यानी कि ये जो सेगमेंट है यहाँ पे आके कौन जुड़ता है, एंटीजन आके जुड़ता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो किसकी है, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है। तो पहले हम देखें FAB और FC रीजन क्या होता है। FAB ये जो रीजन होता है इसको बोला जाता है फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और एक होता है FC, इसको हम बोला जाता है फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। ठीक है, तो FAB और FC फ्रेगमेंट कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एंटीबॉडी का कौन सा सेगमेंट जो है FAB है और कौन सा FC है। जो एंटीबॉडी से बाइंडिंग रीजन होता है वो FAB रीजन कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि जो दोनों टिप थे, ये वाला जो टिप रीजन था, 2 टिप रीजन होते हैं, ये जो दोनों रीजन होते हैं वो जाके किससे अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं एंटीजन से, जो कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स फॉरेजन मॉलिक्यूल होता है और मेनली प्रोटीन ही होता है, और वो हमारे स्पेसिफिक इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने की पावर रखता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एंटीजन जो है वो किस तरीके से एंटीबॉडी से अटैच होता है, और वो जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से होगी। तो पहले आप यहाँ पे ये क्लियर कीजिए कि ये एंटीबॉडी है और ये एक बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल पे बहुत सारे एंटीजन डिटर्मिनेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एपिटॉप के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं। तो ये जो अलग अलग जो एंटी बॉडी जिसको डिटर्मिनेट करते हैं उन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एपिटॉप्स। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एपिटॉप्स की प्रेजेंस होती है बैक्टीरियल सेल पे। वहीं जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी के ऊपर भी कुछ ऐसा सेगमेंट प्रेजेंट होता है जो इन एपिटॉप्स को अपने ऊपर अटैच करता है, इसको बोला जाता है पैराटॉप। तो बेसिकली हम यहाँ देखेंगे कि जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन्स हैं उनको जोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है जिसको हम पैराटॉप के नाम से जानते हैं, जहाँ पे एक स्पेसिफिक फॉरेजन मॉलिक्यूल आके या उसका कोई सेगमेंट आके अटैच होता है। तो इस सीक्वेंस को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक ये एंटीजन है और ये एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट एपिटॉप है, और ये एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी का वो सेगमेंट जो इस एपिटॉप को अपने अंदर लॉक एंड की फैशन के फॉर्म में एक दूसरे से जोड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराटॉप। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे एपिटॉप और पैराटॉप इन दोनों का जुड़ना, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, वो होता है लॉक एंड की फैशन।
लॉक एंड की फैशन मतलब एक ताले की जैसे एक पर्टिकुलर की होती है, उसी तरीके से हर एक एपिटॉप के लिए एक स्पेसिफिक पैराटॉप की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और इस तरीके से जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो आप बोल सकते हो लॉक एंड की फैशन के अंदर ही काम करता है। तो यानी कि स्पेसिफिक बात है कि एंटीजन जो है हमारे यहाँ मतलब किसको बोला जाता है, तो एंटीजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एंटीजन जो होते हैं वो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फोरेजन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं और इनके जो एपिटॉप्स होते हैं वो बेसिकली क्या चीज़ होती हैं, वो प्रोटीन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो एंटीजन्स होते हैं वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंटीजन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंटीजन जो है वो किस तरीके का सेगमेंट है या किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि एंटीजन जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के एंटीजन्स हो सकते हैं। जो बाहर से आए जो फोरेजन मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में जुड़ना एक स्पेसिफिक मेथड से होता है जिसको लॉक एंड की फैशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर थी वो एंटीबॉडी के फॉर्म में जानी जाती है। एंटीबॉडी जो है हमें पता है कि दो चेन से मिलके बनी होती है। इसके पास दो तो कैसी चेन थी, हैवी, और दो ही शॉर्ट चेन थी जो कि लाइट। ठीक है, तो जो हैवी चेन थी ये कैसी होती है, ये लॉन्ग होती है, जबकि लाइट चेन जो होती है वो शॉर्ट होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा माना जाता है यहाँ पे दो हैवी और दो ही लाइट है। तो जो हैवी चेन्स होती हैं उनके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 440 अमीनो एसिड की प्रेजेंस होती है, जबकि जो शॉर्ट चेन होती है उनके अंदर 220 अमीनो एसिड की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, जितने भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब इसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने होते हैं। बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स इनको सिक्रीट करती है, आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और एक एंटीबॉडी का जो प्रॉपर शेप इन चारों चेन्स का जो आता है वो वाई शेप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो मेनली स्ट्रक्चर आती है वो है एंटीबॉडी। इसी के साथ हम यहाँ पे एंटीजन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे कि एंटीजन्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम एंटीजन के बारे में बात करें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर यूँ बोल सकते हैं हमारे स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कि जो एंटीजन है उसको हम यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एनी सब्सटेंस which capable of being production of antibodies or activate the specific immunity called antigen। ठीक है, तो जो ये एंटीजन्स होते हैं ये पॉलीसेकेराइड या लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन होते हैं। यानी कि एंटीजन किसके बने होते हैं, तो स्पेसिफिक तो ये पॉलीसेकेराइड्स और लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन होते हैं।
प्रोटीन, ठीक है। लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि ये लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड भी एज एंटीजन की तरह काम करें, ठीक है। जैसे कि प्रियोन है, वो एज ए स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इसके अलावा कुछ बहुत ही रेयर चांस में लिपिड या न्यूक्लिक एसिड भी एंटीजन के फॉर्म में रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीजन्स होते हैं इनके ऊपर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि जिनको हम एपिटॉप के नाम से जानते हैं। तो अब क्या है कि जो एंटीजेनिसिटी जो होती है इनके अंदर, इन लार्ज मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है इनकी एपिटॉप्स पे कि कितने तरह के और कैसे कैसे एपिटॉप प्रेजेंट है, और वही फिर आगे एंटीबॉडी से जुड़ने के लिए या उनकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए या उनके साथ अटैच होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे एंटीजन्स भी हो सकते हैं। सम ऑफ एंटीजन आर parts of microorganism. Other include allergens and organ transplants, ठीक है। अब ये है एंटीजन, और एंटीजन के ऊपर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जो कि एंटीबॉडीज से अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिटॉप्स, ठीक है। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होती हैं और किसके साथ अटैच होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? अटैच विद एंटीबॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ है इनके टाइप कैसे होते हैं, कितनी टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास टोटल 5 तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उनकी भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन क्या क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देखोगे कि 5 अलग अलग तरह की, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखेंगे, यानी कि पहले तो 5 कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। एक है IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ हमारे सामने आती हैं। इन पांचों को हम स्पेसिफिक अलग अलग डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम देखते हैं IgA के बारे में। क्या क्या मेन क्वेश्चंस जो हैं वो IgA से पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है कि IgA की टोटल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के अंदर IgA की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो टोटल एंटीबॉडीज़ का 10% रीजन है वो IgA कवर करती है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके के देखने को मिलेगी IgA के। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि IgA जो है इसके अंदर जो ये एज अ डायमर की फॉर्म में रहती है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर इधर और एक वाई शेप स्ट्रक्चर इधर, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक जॉइनिंग चेन होती है और ये दोनों आपस में इस तरीके से कवर रहती है एक सिक्रेटरी प्रोटीन की तरह। तो इस तरीके से एज अ डायमर की फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि IgA की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये प्राइमरी एंटीबॉडी
है जो कि कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होती है, या फिर इसके अलावा ये इसकी जो प्रेजेंस है वो स्लाइवा में, म्यूकस में, स्वेट में, टीयर में सब जगह देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसकी जो प्रेजेंस एक न्यू बॉर्न में जाती है वो आज कोलेस्ट्रम में होती है। प्राइमरी एंटीबॉडी आफ्टर बर्थ present in colostrum. Colostrum is a first milk होता है जो कि मदर से बच्चे को दिया जाता है। इसके अलावा ऑल्सो प्रेजेंट कहाँ सलाइवा में, म्यूकस में, स्वेट में, टीयर्स, यानी कि जो बॉडी का जो सिक्रीशन है, सिक्रेटरी जगह इनकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,70,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि इस एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होगा। आईजीए का फंक्शन देखें तो इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन करने का है, यानी कि ये प्रोटेक्शन करती है म्यूकस मेम्ब्रेन, बॉडी की आउटर सरफेस को, और जो भी इनहेल्ड पैथोजेंस होते हैं उनसे। ठीक है, तो पहला जो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस, सेकंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके अलावा आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, और थर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम इनहेल्ड इंजेस्टेड पैथोजन। ठीक है, ये था आईजीए के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीबॉडी आईजीडी। ठीक है, आईजीडी की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, आईजीई की जो टोटल क्वांटिटी है वो 1 से 3% रहती है। ठीक है, अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर कैसी है तो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, प्रॉपर वाई शेप में ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वाई शेप क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसके फंक्शन की, तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ, यानी कि इसकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ होती है। तो आईजीडी जो है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट on the surface of lymphocyte in blood। और इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 1,85,000 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और बात करें इसके फंक्शन की, आईजीडी का क्या मेन फंक्शन होता है, तो आईजीडी जो है वो एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो एक्टिवेशन करती है ये ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड development and maturation of immune reactions। ठीक है,
उसके बाद थर्ड हमारे पास जो एंटीबॉडी है वो है IgE, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन E। इसकी मेजर क्वांटिटी की बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, 0.05% इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। और स्ट्रक्चर देखें इसकी तो कुछ इस तरीके से होगी, ये भी प्रॉपर वाई शेप की स्ट्रक्चर अपीयरेंस करती है। इसके अलावा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ में है इसकी प्रेजेंस। दूसरा पॉइंट देखें कि ये स्पेसिफिक लिंक शो करती है विद मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स के साथ। सो स्पेसिफिक linkage with mast and basophil cells। ठीक है, इसके अलावा इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 1,88,000। अब देखें इनका फंक्शन कैसा है, यानी कि IgE का फंक्शन कैसा है। ये मास्ट सेल और बेसोफिल सेल की प्रेजेंस आ गई तो आप बहुत क्लियरली समझ ही गए होंगे कि एलर्जिक रिएक्शन में ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टिमुलेट करती है मास्ट सेल्स को ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रोटेक्ट करती है पैरासाइट से या फिर उस पर्टिकुलर एलर्जन से। तो ये क्या करेगी, स्टिमुलेशन ऑफ mast cells related to allergic reactions and protection from parasites। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एंटीबॉडी आती है वो है IgG। IgG का अगर हम अमाउंट चेक करें तो ये काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लगभग 75 to 80% इसी की प्रेजेंस है। और स्ट्रक्चर देखें IgG की तो कुछ इस तरीके से होगी, वाई शेप में ही। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे सामने ही है कि मोस्ट अबंडेंटली ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंटली ये इम्यूनोग्लोबिन ब्लड के अंदर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसकी प्रेजेंस हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ये पास कर सकती है, इसके पास कैपेसिटी होती है टू पास थ्रू प्लेसेंटा। तो मदर से फीटस तक यही एंटीबॉडीज आती है। सबसे लाइटेस्ट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लगभग 1,46,000 इसका है। तो सबसे लाइटेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीबॉडी कौन सी है तो आंसर आएगा IgG। ठीक है, और फंक्शन देखें इसका क्या फंक्शन है। तो फंक्शन में हम देखेंगे कि जो ये है वो प्रोवाइड करती है इम्यून पावर इन ह्यूमन एम्ब्रियो। तो प्रोवाइड immune power to human embryo and specific linkage with phagocytic cells। phagocytic cells for phagocytosis, मतलब ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना उनको पकड़ पकड़ के लाके और फैगोसाइटिक सेल्स को प्रोवाइड कर देते हैं। और अब हम देखते हैं सबसे लास्ट
एंटीबॉडी जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। IgM क्योंकि ये एज अ पेंटामर के फॉर्म में प्रेजेंस इसकी देखने को मिलती है। अमाउंट की बात करें तो ये 5 to 10% ही इसकी प्रेजेंस होती है। और स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ आप देखोगे कि ये एज अ पेंटामर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4 और 5, और आपस में ये जॉइनिंग चैन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े रहते हैं। अब देखते हैं इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सबसे ओल्डेस्ट एंटीबॉडी यही है। दूसरा, फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन और कहाँ प्रेजेंट होगी, इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। लगभग 80% ब्लड प्लाज्मा में ये प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट साइज की है, ये भी लार्जेस्ट बोल सकते हो, साथ में हैवीएस्ट भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना बच्चों वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पेंटामेर फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये। 9,60,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी के एट द टाइम ऑफ डिफेंस, तो ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग ए ग्लूटिनोजन या एग्लूटिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्लूटिनेशन मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का जुड़ना। तो ये थे पांचों टाइप के एंटीबॉडीज़। उनकी क्वांटिटी कितनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फंक्शन क्या है। और अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि एंटीबॉडीज़ जो है इनका फंक्शन बताओ। तो अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ का फंक्शन देखें तो 3 मेन तरीके के फंक्शन हमें एंटीबॉडीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। जो पहला फंक्शन आता है हमारे पास एंटीबॉडी का वो है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, एग्लूटिनेशन एंटीबॉडी का एंटीजन से अटैच होना एक स्पेसिफिक सरफेस पे, और उसके बाद में वो पैथोजन की सेल को ब्रस्ट करने की कैपेसिटी इसके पास प्रेजेंट होती है। यानी कि इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एंटीबॉडी अटैच with the antigen which is present on the surface of pathogen and destroy the pathogen by cell lysis। सेल का टूटना मतलब सेल लाइसिस, इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। इसके अलावा सेकंड जो फंक्शन है वो होता है ऑप्सिनाइजेशन। ऑप्सिनाइजेशन का मतलब क्या है, इस दौरान क्या करती है कि बैक्टीरियल सेल पे एंटीबॉडीज़ जो है ऑप्सिनाइज्ड हो जाती है और फिर उसको किसकी तरफ प्रमोट करती है, फैगोसाइटिक सेल की तरफ, जो फिर उसको फैगोसाइटोसिस करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सीधी सी बात, कुछ एंटीबॉडी बैक्टीरिया को पकड़ के लाती है और फैगोसाइटिक सेल्स को दे देती है उसको ख़त्म करने के लिए। तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्सिनाइजेशन। तो कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया विद, बैक्टीरिया यहाँ पे एंटीजन है स्पेसिफिक कोई भी, और
ऑप्सोनाइन एंटीबॉडी, और ऑप्सोनाइन एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है IgG और IgM। ये क्या करेंगे, उसको फैसिटिलेट कर देंगी दी phagocyte cells, and these antibodies or opsonine promote phagocytosis by combination with antigen. दिस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन और ऑप्सोनाइजेशन। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फंक्शन आता है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इस दौरान क्या होता है कि जो भी एंटीजन या उसके जो टॉक्सिक होते हैं उनके साथ ये एंटीबॉडीज अटैच होकर उनको न्यूट्रलाइज कर देती है, और दिस फिनोमिना इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज द टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ एंटीजन यानी कि बैक्टीरिया अटैचिंग विद दैम, उनके साथ जुड़ के। ठीक है, तो इनको हम एज ए डायग्रामेटिक देखें। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डायग्रामेटिक इस चीज़ को समझते हैं। तो इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे कि अडप्टिव डिफेंस ह्यूमरल इम्यूनिटी के दौरान हमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। इस तरह के एंटीजन्स होते हैं और बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होती हैं। जब ये आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं तो कुछ चीज़ों को इनएक्टिवेट कर देती हैं और कुछ को एक्टिवेट भी करती हैं। इनएक्टिवेट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन में ये पर्टिकुलर एंटीजन है और एंटीजन के चारों तरफ ये मतलब चिपक के या उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देती है। एग्लूटिनेशन मतलब सेल जो है एंटीजन के साथ बाइंड करके उसको लाइसिस के लिए, इसको तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या फेगोसाइटिक सेल्स की तरफ प्रमोट कर देती है। इसी तरीके से जो कि सॉल्युबल एंटीजन्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि एंटीबॉडीज़ जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में प्रोटीन आपस में जुड़ के इसलिए पोर बना देते हैं और उस पर्टिकुलर जो सेल है उसका लाइसिस हो जाता है, यानी उस एंटीजन का लाइसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन जो होता है उसे फैगोसाइटिक सेल्स और इन्फ्लामेशन, उन दोनों के लिए ही ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इन्फ्लामेशन तो है वो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो वो इन्फ्लामेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इधर ये सारी चीज़ों को इनएक्टिवेट करके उनको क्या करवाती है, फैगोसाइटिक सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस तरीके से एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी को एंटीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट करके उसको ब्रेक भी कर देती है, सेल लाइसिस जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जैसे कि IgG जो एंटीबॉडी है उसको उसके लिए बोला जाता है कि ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट्स करती है बॉडी फ्लूइड को। ठीक है, इसके अलावा IgA जो है वो प्रोटेक्ट करती है बॉडी सरफेस को। इसके अलावा जो IgM है वो प्रोटेक्ट करती है बॉडी ब्लड स्ट्रीम को, बॉडी ब्लड स्ट्रीम। और इसके अलावा IgE जो है वो मेडिएट्स रीजनल
हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि एलर्जी के टाइम पे ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास एंटीबॉडी है वो आती है IgD, और IG एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ताकि और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जा सके। लिम्फोसाइट, तो इस तरीके से हमारे पास पांचों के पांचों जो एंटीबॉडीज हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शन भी हमारे सामने है। इस तरीके से इस पूरे लेक्चर में हमने एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर, उसके टाइप और फंक्शन को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।